नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे दोस्तों साइंस के टॉप क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगातार दोस्तों। एमपीपीएससी जो कि आपकी आगामी एग्जाम है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी के लिए दोस्तों हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। आज हम दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखेंगे साइंस के टॉप क्वेश्चंस को। ठीक है, जो दोस्तों आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले पेपर में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है आपका। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आपको अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपने अगर एग्जाम दिया हुआ है साइंस का पार्ट में, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, या वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों वो क्या है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अक्सर बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आपने देखा होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो वॉशिंग मशीन होती है वो दोस्तों अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है, बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है ना, वो वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। दोस्तों, अगर आप कभी लिफ्ट में गए हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब लिफ्ट जो है दोस्तों, ठीक है ना, वो त्वरण के साथ जब नीचे जाती है दोस्तों लिफ्ट, तो हमें अपना जो प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से कम महसूस होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, त्वरण के साथ जब नीचे जाती है दोस्तों, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा भार है वो, जो हमारा प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से हमें कम महसूस होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, आपने देखा होगा कि पानी पर जो है दोस्तों सुई की, ठीक है, पानी में दोस्तों लोहे की सुई रहती है छोटी सी, ठीक है ना, जो रहती है वो डूब जाती है, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा जहाज तैरता रहता है। ठीक है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यह याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर पता होना चाहिए आपको एग्जाम में। सार्स क्या है, SARS, सार्स क्या है दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो बिल्कुल याद रख के जाइएगा आप एग्जाम में। यह एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, सार्स। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, अगर आपको पूछा जाए तो एग्जाम में आपको टिक लगा के आना है लैमिनेरिया पे। ठीक है, लेमिनेरिया जो है दोस्तों वो शैवाल, मतलब आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक है ना, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपको। ठीक है, पूरे टॉप साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पानी के एक गिलास में, ठीक है, एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार पूछा जाता है। ठीक है, साइंस का आप पेपर उठा के देख लिया, आपको हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक पानी के गिलास में है, ठीक है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। अगर वो टुकड़ा, ठीक है ना, अगर पिघल जाता है तो जल का जो पानी का स्तर रहता है दोस्तों उसमें क्या प्रभाव रहेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, पानी के स्तर का जो प्रभाव है दोस्तों उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है, वो उतना ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, उतना ही रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। भले से इजी है, जिसको पता है उसके लिए, पर दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है दोस्तों वो है धूल के कण। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण है दोस्तों वो है धूल के कण। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला जो रहती है, ठीक है, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती की जो ज्वाला है दोस्तों उसका आकार कैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वहाँ पर भारहीनता की अवस्था है तो दोस्तों
वही रहेगा। ठीक है, ज्वाला का जो आकार है जो पहले था वो वही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में देखा होगा आपने ये क्वेश्चन दोस्तों कि फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो दोस्तों ये होता है विषाणु के कारण। ठीक है, फूड एंड माउथ रोग जो है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर याद होना चाहिए दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपको। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं क्या कहा जाता है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वह ताप जिस पर पानी, बर्फ और वाष्प संतुलन में रहते हैं दोस्तों उससे त्रिक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिक बिंदु कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आगामी एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम के बाहर का नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जो वायरस होता है ना दोस्तों, विषाणु, ठीक है, इसमें एंजाइम्स उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जीवाणु, शैवाल और राइकेल में एंजाइम्स की उपस्थिति होती है। ठीक है, विषाणु में नहीं होती, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसी द्रव का जब वाष्पीकरण होता है तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे लेकर जाते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों रहते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा, घटेगा, ये बहुत कंफ्यूज वाले। ठीक है, कंफ्यूजन रहता है इन क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों आपको बिल्कुल, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आते हैं कि आपका बिल्कुल जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों किसी द्रव का जब वाष्पीकरण होता है तो जो उसका तापमान रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो घट जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? घटेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, उदासीनीकरण और विस्थापन। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ रहते हैं। कौन कौन से? उदासीनीकरण और विस्थापन। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है दोस्तों वो क्या होता है? सभी को पता है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दोस्तों दूध जो है वो दही के रूप में जम जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो निम्नतापी इंजन रहते हैं इनका जो अनुप्रयोग है वो कहाँ पर होता है? पनडुब्बी नोदन में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, या तुषार मुक्त प्रशीतकों में। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो निम्नतापी इंजन होते हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो निम्नतापी इंजन रहते हैं दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, OH आयन। ठीक है, OH माइनस आयन जो है दोस्तों ये मुक्त होते हैं क्षारक को जल में घोलने पर। ठीक है, याद रखिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? ठीक है, आप बताना दोस्तों कि आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत क्यों होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है हमें नीला प्रतीत।
ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि डूबते हुए सूरज का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, तो वो भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है। और आकाश का नीला रंग भी प्रकीर्णन के कारण ही दोस्तों नीला प्रतीत होता है। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है। नमक के घोल में दोस्तों अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो उसमें एक दोस्तों दही जैसे पदार्थ बन जाता है। ठीक है। तो दोस्तों यह जो अभिक्रिया है वो होती है दोस्तों उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है। ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा संक्षारण जो होती है दोस्तों एक उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना दोस्तों क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसका बढ़ना? ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सा परमाणु है। ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है दोस्तों जो धातु से क्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, वो परमाणु है दोस्तों आपका कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD। ठीक है। जो श्वसन होती है दोस्तों याद रखिएगा वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है श्वसन की अभिक्रिया। ठीक है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, और नीले लिटमस पेपर के घोल को लाल बनाता है, क्या कहलाते हैं? ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि वे पदार्थ जिनका स्वाद ये तो खट्टा होता है और वो नीले को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अम्ल। ठीक है। आपको सीधा सीधा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि नीले लिटमस को पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है? ठीक है। तो वो होता है अम्ल। ठीक है। और लाल लिटमस पेपर को अगर नीले लिटमस में पेपर में पूछा जाए दोस्तों तो वो होते हैं क्षार। ठीक है। जो कि स्वाद में थोड़े से कड़वे होते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपको बताना है कि जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्षार। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि जो लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है वो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है दोस्तों? याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो लाइकेन से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, लाइकेन। टिक्का रोग किसमें होता है? आपको बताना दोस्तों कि टिक्का रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों जो टिक्का रोग है वो मूंगफली से संबंधित है। ठीक है। मूंगफली में होता है टिक्का रोग। ठीक है ना। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। ठीक है। तो याद रखिएगा मूंगफली। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है?
ठीक है, आपको पूछा गया दोस्तों कि शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर आप क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका बनता है विरंजक चूर्ण बन जाता है। ठीक है, बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है फलस्वरूप। ठीक है ना, याद रखिएगा। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि हल्दी और लिटमस पेपर जो होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार के सूचक होते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेचुरल, ठीक है, ये प्राकृतिक प्रकार के सूचक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ऑक्सीकरण के उदाहरण के अंतर्गत कौन सा आपका नहीं आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दहन भी जो है वो ऑक्सीकरण के उदाहरण के अंतर्गत आता है। भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, या इसके अंतर्गत नहीं आता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। सभी को पता है दोस्तों कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। खसरा निम्नलिखित संक्रामक के कारण होता है। आपको बताना है कि जो खसरा रोग होता है दोस्तों वो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल किसके कारण होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो खसरा है वो वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, किससे होने वाला है दोस्तों, वायरस से होने वाला रोग है आपका खसरा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या बनता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और क्या, और जल बनता है और H2O बनता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा यह अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 से कम होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो आलू से संबंधित जो मोज़ेक रोग है उसका जो कारक तत्व है दोस्तों वो क्या है, किसके कारण होता है आलू में मोज़ेक रोग। ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये दोस्तों, होता है वायरस के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कैल्प प्राप्त होते हैं, आपको बताना दोस्तों कैल्प किससे प्राप्त होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समुद्री शैवालों से कैल्प प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अगर जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, अगर आपको पूछा जाए तो यह शैवाल से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि कवकों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन, ये भी क्वेश्चन दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है लगातार। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है, काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। ठीक है, काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। ठीक है, सभी जो कवक होते हैं दोस्तों वो सदैव विविध पोषी होते हैं। ठीक है, सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं सदैव। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है, 7, pH14, pH0 या pH3। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्रबल अम्लीय के अंतर्गत आएगा वो है आपका pH0। ठीक है, याद रखिएगा pH0 जब वो प्रबल अम्लीय के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके कारण दूध खट्टा होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दूध का जो खट्टा होना है वो किसके कारण होता है दोस्तों, उसमें उपस्थित बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा रोग है दोस्तों जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा जो कुष्ठ रोग होता है ना, वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कुष्ठ रोग। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने, विषाणु की खोज किसने की थी। तो अगर पूछा जाएगा दोस्तों आपको एग्जाम में, तो याद रखिएगा इवानोवस्की के द्वारा सर्वप्रथम विषाणु की खोज की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर, चेचक के टीके का विकास किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है ये। एडवर्ड जेनर का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चेचक के टीके का जो विकास है दोस्तों वो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों जो शैवाल होते हैं, ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, स्वपोषी शैवाल होते हैं। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।